भगवान राम, राजा राम, अच्छे गवर्नेंस और राम राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न चाहे। वो क्या किसान गुंडा मवाली है? क्या राम जी किसानों को बाहर रखते, इंटरनेट बंद करते? अगर आज के युग में होते तो आज की कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि एक नेशनलिस्ट पार्टी से हम इतने लेफ्ट क्यों हो गए, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसके खिलाफ हुए, और ये लोग इस महान पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में दोनों में से कौन सा बेटर लीडर है? दोनों में कांग्रेस का प्रॉब्लम ये लीडर ज्यादा है। शहजाद पूनावाला आपके भाई हैं, क्या वजह थी, क्यों रिश्ते खत्म हुए? कोई बीजेपी में जाने से खराब व्यक्ति तो नहीं होता, बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं। जो मुझे लगता है सही है वो मैं कहूंगा, चाहे वो किसके भी खिलाफ हो, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, या अगर कांग्रेस कुछ गलत करती है उसके खिलाफ हो। तभी तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, तभी तो मैं आपके साथ आज बैठा हूं इंडिया की आवाज। नमस्ते, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। इंडिया की आवाज में इस बार हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला। इनका और भी एक परिचय है, लेखक भी है और कांग्रेस के कट्टर समर्थक भी हैं। सर, आपका India.com में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया इंडिया की आवाज़ में, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जब भी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तहसीन पूनावाला सुनते हैं। Correct. ये पूनावाला आते कहाँ से? आप बेसिकली दिल्ली से ही है या फिर दूसरे अदर स्टेट से? पुणे। ओके। तो पूनावाला पुणे से आते हैं, तो हम ओरिजिनली पुणे से है। तो यहाँ दिल्ली कब शिफ्ट हुए आप लोग? शिफ्ट हुए फॉर्मली 2010 में, 2009-2010 में शिफ्ट हुए, और मैं रहता हूँ पुणे, मुंबई और दिल्ली के बीच। अच्छा, अराउंड 15 दिन में दिल्ली में रहता हूँ, 15 दिन में मुंबई और पुणे में रहता हूँ। अच्छा, ओके, मतलब आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है। और मोनिका से कब मुलाकात हुई आपकी? मोनिका से मुलाकात हुई मेरी 2013। वो लव स्टोरी सुनाइए आपकी, कैसे तो पूरी? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, हमारी मुलाकात हुई, मुझे जाना था, एक्चुअली हमारी ब्रीफिंग चल रही थी फूड सिक्योरिटी बिल पर। ओके। ठीक है, तो मैं टीवी पर पहले से ही बोलता था कांग्रेस के पक्ष में वगैरह, तो एक फूड सिक्योरिटी बिल पर बता रहे थे कि क्या उसके पॉजिटिव्स है। उसके बाद मुझे एक मेरी दोस्त को मिलना था जो मुंबई से थी। अच्छा। मैं उसको प्रीवियस डे नहीं मिल पाया बिकॉज मेरी टीवी डिबेट्स थी, तो मैंने उसको दोपहर में कॉल किया इस ब्रीफिंग के बाद कि लेट्स कैच अप। तो उसने कहा कि आई एम आउट विद अ फ्रेंड फॉर लंच, तो इफ़ यू वांट जॉइन अस। तो मैं हायत पहुंचा, हायत जो बिकाजी कामा में, तो वहाँ पर मुझे मोनिका मिली। तो हमारी कॉमन फ्रेंड थी मुंबई से, शी इंट्रोड्यूस्ड द टू ऑफ अस। अच्छा, फिर उसके बाद आगे? उसके बाद आगे we became friends and then eventually we started dating and yeah, फिर रोका हो गया और अब शादी हो गई और अब बच्चा हो गया। तो ये एक लव स्टोरी हो गई, बट we started dating। तो उनको पहले से ये चीज पता था कि आप ये कांग्रेस के समर्थक हैं? हाँ, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं लंच पर आऊँ। अच्छा, ओके। बिकॉज उसको नहीं पता था कि वो थोड़ा सा उसको डिस्टेंस रखना था फ्रॉम पॉलिटिकल पीपल, खास करके जो कांग्रेस के लिए बोलते हैं, क्योंकि होता है ना लोगों को फेवर चाहिए, जो भी चाहिए हाँ, उनसे। exactly। और उस वक्त सरकार भी थी। मुझे नहीं पता था शी इज मोनिका वडेरा, मुझे पता नहीं था, आई जस्ट न्यू शी इज मोनिका। क्वाइट फ्रैंकली क्यूट गर्ल, आई गॉट टू नो हर, वी वर फ्रेंड्स एंड वी हिट ऑफ एज फ्रेंड्स। मुझे बाद में पता चला दैट शी इज वडेरा एक्सेट्रा। उस वक्त मुझे पता नहीं था ये बात, बट शी वांटेड टू कीप क्या अप। मतलब रॉबर्ट वाड्रा की कजिन ही है? हाँ, cousin है, but at that point I didn't know, so we became friends, we used to hang out as friends, we used to joke as friends। मुझे बाद में पता चला। अच्छा, एक चीज था कि आप रिश्ते की बात कर रहे थे, तो आपने एक इंसान से रिश्ते भी खत्म कर दिए। शहजाद पूनावाला आपके भाई हैं, क्या वजह थी, क्यों रिश्ते खत्म हुए? क्योंकि ऑफिशियली आपने ये चीज कही। हाँ, रिश्ते अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। शहजाद जब बीजेपी में गए, एक्चुअली बीजेपी में नहीं गए, जब उन्होंने कांग्रेस को अटैक किया, जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ चीज़ें कही, तो मुझे ये लगा कि उस वक्त वो ज़रूरी नहीं था कहना। ये मेरी पर्सनल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और फीलिंग्स होगी। उस वक्त गुजरात का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस काफ़ी अच्छा फाइट कर रही थी, उसमें एक डाइवर्जन हो गया। तो मुझे लगा कि ये वक्त नहीं था इन चीज़ों को निकालने का। हालांकि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि शहजाद वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम इन कांग्रेस। कुछ लोग थे जो उसके पीछे थे, उसको थोड़ा सा अटैक कर रहे थे, तो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो अभी बातचीत होती है या कंप्लीटली? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सिर्फ ये सोशल मीडिया के लिए है और बाकी इन लोग दोनों जन बातचीत करते हैं। मुझे कितने समय से जानते हो? काफी आप देखिए, कोई जो लोग
लाइमलाइट में होते हैं, हाँ। सोशल मीडिया पे उनकी Exactly, जिंदगी होती है, हाँ। टीवी पे उनकी जिंदगी होती है, वो कैसे इस चीज को फेक करें। तो ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कुड इट हैव बीन हैंडल्ड बेटर? यस, बाय बोथ शहजाद एंड आई, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, बट द रियलिटी इज कि हम लोग, हमारी बातचीत नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी मम्मी से टच में नहीं है। ओके, वो तो उसकी भी मम्मी है। ऑब्वियसली दोनों। अच्छा, मतलब अगर वो बीजेपी नहीं ज्वाइन हुए होते तो नहीं, वो ऐसा बात कुछ? नहीं है। हाँ, बीजेपी नहीं, वो जो अटैक हुआ था उस वक्त की जो परिस्थिति थी, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हाँ, हूं। ठीक है, ठीक है। बट मुझे ये लगा उस वक्त कि राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे थे, गुजरात बहुत क्लोज चुनाव था, बीजेपी बैकफुट पे थी। मैं 2017 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। और ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है गुजरात में। ओके। इसमें ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। अलग बहुत सारी वजह थी। शहजाद के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बातें होगी, जो होगा उसका लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चाहता था उस वक्त ये डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई बीजेपी में जाए या ना जाए उससे मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता, एक कि मेरे काफी दोस्त है बीजेपी में, कोई बीजेपी में जाने से खराब व्यक्ति तो नहीं होता, बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं है। बात है कि हमारे परिवार से कोई बीजेपी में नहीं गया, बट वो अलग चीज है, वो बात की बात है। उस वक्त ये रिश्ते का ये रीजन नहीं था तोड़ने का, ये कारण नहीं था कि हमने रिलेशनशिप तोड़ा। आप पहले से, मतलब आपकी फैमिली पहले से ये कांग्रेस से कनेक्टेड ओ रही? बिल्कुल, महात्मा गांधी से। अच्छा। मेरे जो दादाजी, जो शहजाद के भी दादाजी, वो जेल में गए थे महात्मा गांधी के साथ, आगा खान पैलेस में। ओके। तो वो जेल में थे। तो ये जो संबंध है ये पहले से है। जब गांधी जी की हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, तो जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, गोडसे और आप्टे, वे पुणे से थे। अच्छा। तो जब उनको पहचाना गया, ये वो जिन लोगों ने उनको पहचाना कि पुणे से थे, इन लोगों ने हत्या की, क्योंकि वो दिल्ली में पकड़े गए थे। तो जिन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, कुछ उनके ऊपर भी प्रेशर था, कुछ थोड़ा सा सोशल बॉयकॉट था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। तो हमारे घर से खाना भी जाता था कि इन लोगों ने पहचाना। तो ये कांग्रेस का जो संबंध था, ये बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। बहुत गहरा। ये आज का नहीं है, ये महात्मा गांधी के समय का संबंध है। एक चीज समझ में नहीं आती है। हाँ। मेरी जो शहजाद के भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, मेरे ग्रैंडफादर और उनकी वाइफ, उनकी सेकंड वाइफ थी, उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया गांधी जी और नेहरू जी के कॉल पर, स्वदेशी के कॉल पर। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो मेरे जो पिताजी है, जब वे बड़े हुए, वे बड़े कठिन परिस्थितियों में बड़े हुए, उनके परिवार, क्योंकि दे वर नॉट एफ्लुएंट एट ऑल। सब कुछ उन्होंने देश के लिए, कांग्रेस का की जो ऑफिसेज बनी वगैरह, जो फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन हुआ, वो हमारी फैमिली ने किया। यहाँ तक कि काफी जो मूवमेंट शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये पुणे के अंदर शुरू हुआ था। गणेश, हम उसको मंडल कहते हैं, पंडौल होता है। अच्छा। तो गणेश मंडल, ये गणेश फेस्टिवल तिलक जी जो है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने क्यों आयोजित किया था गणेश फेस्टिवल? ओके। ताकि लोग वहां पर इकट्ठा हो और बातचीत हो सके, क्योंकि सारा प्रिंट बैन था, सेंसरशिप आ चुकी थी, उस पर उन पे सेडिशन का केस भी लगा था। उन्होंने एकदम फिर वहां पर कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर होगा। तो ये पुणे में शुरू हुआ था। तो इन गणेश मंडल में जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ये मेरे ग्रैंडफादर थे। ओके। वो, उनका तिलक से भी, लोकमान्य तिलक से भी उनका संबंध था, उनके बाद महात्मा गांधी से संबंध था। वो हार्डकोर कांग्रेसी थे। हम वो आज तक हम उन मंडल्स में हम जाते, आज तक, आज इतने वर्षों के बाद भी। ऑफ कोर्स अब ये रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल हो गया, उसका उद्देश्य उस वक्त था फ्रीडम स्ट्रगल, तब से मेरे ग्रैंडफादर उसमें इन्वॉल्व है। तो फिर आप कांग्रेस क्यों नहीं ऑफिशियली ज्वाइन कर ले रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं, आप समर्थक तो हैं, कांग्रेस को सुझाव भी देते, सजेशंस भी देते, सबसे कट्टर समर्थक है। तो फिर कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं बन जा रहे, ज्वाइन क्यों नहीं कर ले रहे? यार कांग्रेस में लीडर इतने हैं, कार्यकर्ता कम है, मेरे को कार्यकर्ता रहना, लीडर इतने सारे लीडर हैं, कंपटीशन बढ़ जाए। कांग्रेस का प्रॉब्लम ये लीडर ज्यादा है, कंपटीशन बढ़े। तो कंपटीशन मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं, उन लोग के लिए कंपटीशन तो बढ़ जाएगा। वो थोड़ी ना जीतेंगे मेरे खिलाफ, बात वो नहीं है। जोक्स अपार्ट, इसकी दो वजह है। एक, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस वक्त मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ। एक मैं बहुत सारे दूसरे काम कर रहा हूँ, मेरे बिजनेसेस है वगैरह। तो आई एम नॉट रेडी कि मैं 200%
इस वक्त इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, ओके। क्योंकि इसमें कमिटमेंट 200% लगती है, बाकी आपको सब चीज छोड़ना पड़ता है। एंड आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन ऑफकोर्स दिन के मैं 5-6 घंटा टीवी पर रहता हूँ, कांग्रेस को डिफेंड करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो सोशल वर्क करता हूँ या जो मैं अपना काम करता हूँ, जो लोगों की मदद करता हूँ, वो मैं अपने आप करता हूँ, चाहे वो कोविड में हो वगैरह। मैं नहीं चाहता हूँ उसमें कुछ एसोसिएशन इस वक्त पॉलिटिकल आ जाए, क्योंकि फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं लोगों के साथ काम कर सकूँ। तो मैं उसमें क्या होता है, कभी कभी अगर पॉलिटिकल एसोसिएशन हो जाता है तो बाधाएं आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न, और जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि क्योंकि आपने मोनिका की बात की और मोनिका रिलेटेड है रॉबर्ट जी, प्रियंका जी को, बिल्कुल। इसमें परिवारवाद का आरोप भी लग सकता है, हाँ, जो मैं नहीं इसलिए चाहता हूँ, क्योंकि वो है नहीं क्योंकि परिवारवाद। बीजेपी तो परिवारवाद का ही आरोप लगाती जैसे है। बीजेपी एकदम हाँ। दूध की धुई हुई है, तो जयशाह जी कौन है, हाँ, पंकज सिंह जी कौन है, हाँ, वो बीजेपी। और मैं जानता हूं माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा इनकी पार्टी नहीं है, इनका परिवारवाद ठीक है, दूसरों का परिवारवाद गलत है। तो बीजेपी को मैं सीरियसली इन चीजों में नहीं लेता, और बस एक पॉलिटिकल पॉइंट है अपना परिवारवाद डिफेंड करने के लिए। लेकिन उस चीज में तो आप भी टारगेट हो जाओगे अगर ज्वाइन 200% होगा, फिर वही होगा, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं इस वक्त। आगे क्या होता पता नहीं, बट इस वक्त मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी लाइफ एक अच्छे मोमेंटम पर चल रही हो, तो इन कंट्रोवर्सीज में मुझे घिरते, इनमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है मुझे। जैसे कोविड में मैं मदद कर पाया अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं जिनको फोन करता था वो फोन उठा देते थे, जिनको जो भी मैं काम करता था। अगर ये अब कहीं एक आप वहाँ हो जाओ, आप टाई अप हो जाओ, तो शायद वो थोड़ी बाधाएं आएगी। सो राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन दैट मोमेंट। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने कभी नहीं बोला ज्वाइन कर लीजिए कांग्रेस, या कभी ऐसी चीजें, या कोई और लीडर किसी ने कहा हो? नहीं, बहुत लोग कहते हैं। अच्छा। कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हो। फिर मैं उनको पूछता हूँ, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो आप मुझे ही बलि का बकरा बना दोगे? क्योंकि मैं जो अपनी राय रखता हूँ तो रखता हूँ, मैं तो बोलूँगा ओपनली। फिर दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरी है, कुछ चीज़ जो मैं कहता हूँ ऑन एयर या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो शायद कुछ लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे, इन सेंस ऑफ वो उनको लगे कि लाइन के खिलाफ है। जैसे सनातन को के खिलाफ मैंने बहुत सख्त स्टैंड लिया। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया कि सनातन को जो गाली दी गई थी वो गलत था। तो कुछ चीज़ें जो मैं कहता हूँ वो शायद लोगों को अच्छा ना लगे, खास करके जो कांग्रेस के अंदर एक सेक्शन है जो बहुत लेफ्ट है, तो मुझे उस कंट्रोवर्सी में नहीं आना है। अच्छा। क्योंकि मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं रहूंगा, मैं जहां पर भी रहूंगा, जो मुझे लगता है सही है वो मैं कहूंगा, चाहे वो किसके भी खिलाफ हो, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, या अगर कांग्रेस कुछ गलत करती है उसके खिलाफ हो। तभी तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, तभी तो मैं आपके साथ आज बैठा हूं इंडिया की आवाज में। बिल्कुल। डीएमके का जिक्र किया, 2 बयान उदयनिधि बयान देते हैं कि जितने भी मतलब सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए, डेंगू से तुलना कर देते हैं। दूसरी एक और बयान आता है कि जो यूपी बिहार के लोग हैं हमारे यहाँ आके टॉयलेट साफ करते हैं। देखिए कांग्रेस तो इनके साथ गठबंधन में है, डीएमके के साथ। हाँ, बट वो तो मैं उस पर पहले आता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स है, फिर गठबंधन पे आता हूँ। और कांग्रेस ने उनको कहा कि इस तरह के बयानबाजी बंद होना चाहिए। उसके लिए जो पार्लियामेंट में बयान दिया गया, उसके लिए माफ़ी भी मांगी गई। वो कांग्रेस का ही प्रेशर था। ओके। बट एक चीज़ हमें सोचना होगा, आज कांग्रेस की बुरी हालत है नॉर्थ इंडिया में, ये फैक्ट है, रियलिटी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। उस बुरी हालत में भी कांग्रेस 40% वोट ले रहा है। सच्चाई उत्तर प्रदेश छोड़ दे तो बाकी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बाकी जो स्टेट्स हो, राजस्थान हो, 40% वोट करीबन कांग्रेस ले रहा, 40-42%। वो पार्टी कैसे एसोसिएट हो कि आप हो उस पार्टी से जो कह रहे कि नॉर्थ इंडिया के लोग गोबर की पूजा करते हैं या गौमूत्र पीते, ये गलत है। दूसरी चीज, किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जूइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, आप कह सकते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इनको समाप्त करना चाहिए। ये तो जेनोसाइड का कॉल हो गया, और ये गलत है। जो गलत है गलत है। क्या आप यूरोप में जाकर, जर्मनी में जाकर कह सकते कि जूस, कॉकरोच, इनको समाप्त करना चाहिए? वहां पे जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, आप अरेस्ट हो गए। बिल्कुल, ये नहीं कह सकते। जो गलत है वो गलत है, और ये आपका फर्ज बनता है कि आप गलत को गलत कहो, यही आपका कर्तव्य है। तो आप तो कांग्रेस के लिए भी बहुत बार ऐसे चीजें कह देते हैं कि ये चीजें गलत है, तो इस वजह से कांग्रेस लीडर भी आपसे तो चिढ़ी जाते होंगे। बिल्कुल नहीं, फोन करते कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू, आपने ये कहा। और देखिए, ये इस पार्टी की एक महानता भी है। अच्छा। इनके जो लीडर्स है एक्सेप्ट भी करते हैं। ओके। और अगर आप ओरिजिनल कांग्रेस को देखें,
ओरिजिनल कांग्रेस एक टेंट की तरह थी, एक बड़े टेंट की तरह। अगर मैं उसके एक कंपैरिजन करूं तो माँ गंगा में जैसे सबके लिए जगह होती है, वैसे कांग्रेस पार्टी में सबके लिए जगह थी। ओके। मैं इसकी तुलना माँ गंगा से नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, एक बड़े टेंट की तरह, एक बड़े शामियाना की तरह, सबके लिए जगह है। तो कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थी उसमें एक लेफ्ट का भी ओपिनियन था, एक एक्सट्रीम राइट का भी ओपिनियन था, और नेहरू जी और गांधी जी सेंट्रिस्ट थे। बिल्कुल। तो राइट ऑफ सेंटर थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो लेफ्ट के भी लीडर्स थे, और उन सबको, सब विचारधारा को एक करते सेंट्रिस्ट नेहरू जी, सेंट्रिस्ट गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वे आगे ले जाते थे। तो ओरिजिनल कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। इनफैक्ट कांग्रेस पे आरोप क्या लगता था? कांग्रेस पे आरोप लगता था कि आप एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हो। बिल्कुल। ये आरोप कांग्रेस पे लगता था। तो आज की कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि एक नेशनलिस्ट पार्टी से हम इतने लेफ्ट क्यों हो गए? क्यों हो गए? वही चीज मैं भी जानना चाह रहा हूँ। कुछ लीडर्स की वजह से? ऑफ कोर्स कुछ लीडर्स की वजह से, कुछ लीडर्स जिनका कोई मास बेस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से। योगेंद्र यादव वो लीडर थोड़ी ना है। हाँ। वो कभी किसान नेता है, कभी वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कभी वो नहीं, अपनी क्योंकि पार्टी इन लोग शुरू ही करते हैं। लेफ्ट की तरह बयान बर्बाद कर रहे हो कांग्रेस को जितने भी लेफ्टिस्ट है। देखिए, लेफ्ट एक डाइंग आइडियोलॉजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेफ्ट ऑफ सेंटर होना गलत है। लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स हमेशा इस देश में चलेगी, क्योंकि ऑनेस्टली ये इस देश में बहुत ही गैप है हैव तो हैव नॉट्स के बीच में। तो लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स हमेशा चली, और वो बुरी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसके खिलाफ हूं मैं। और ये लोग इस महान पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग ट्वीट कर देते नॉर्थ साउथ, जब हम तेलंगाना जीत गए और हार गए, बिल्कुल। इनका कोई कांग्रेस से एसोसिएशन नहीं था। ये नए नए आए हैं, और बस अपने उसी सोशल मीडिया पे 400 लोगों का उनको ताली चाहिए, 500 लोगों की रीट्वीट चाहिए, 1000 लोगों का लाइक्स चाहिए बस, और उसके अंदर वो ब्रांड कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। कांग्रेस आज भी, भाजपा नहीं, आज भी कांग्रेस वो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेकर गुजरात तक, हर गांव में आपको एक अफसर मिलेगा, एक कार्यकर्ता मिलेगा कांग्रेस का झंडा उठाकर। भाजपा का आज भी नहीं है, आज वर्तमान में भी नहीं है। ठीक है, उनकी नॉर्थ ईस्ट में सरकारें होगी इन एसोसिएशन, वे सरकारें आती है कांग्रेस को हराकर। मेन ऑपोजिशन आज भी मोर और लेस कांग्रेस ही है। कांग्रेस आज भी हर गांव में मौजूद है, उनका एक कार्यकर्ता आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ ये नाइंसाफी है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस स्टैंड लेने से थोड़ा सा हिचकिचाती है? जैसे सीएए, एनआरसी, ये सब ठीक है, राम मंदिर पूरे देश ने त्योहार की तरह मनाया, लेकिन कांग्रेस उस चीज से पीछे हट गई। मुझे लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, भाजपा ने उसको पॉलिटिकल किया। हाँ, अगर मैं होता, मेरी एडवाइस होती तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए था। लेकिन ये बात हमेशा कांग्रेस के नेताओं से पूछते, आप क्यों नहीं गए? ये बात माननीय राष्ट्रपति से क्यों नहीं पूछते? इनविटेशन तो उनको भी था, क्यों नहीं गए? माननीय गृह मंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह जी, इनविटेशन तो उनको भी था। तो सिर्फ कांग्रेस ही हिंदू विरोधी है? अगर यही पैमाना है हिंदू विरोधी होने का, तो फिर अमित शाह जी कौन है? क्योंकि बीजेपी टूवर्ड्स यही पुट करती कांग्रेस को कि हिंदू विरोधी है। तो फिर कांग्रेस, अब तो कांग्रेस, मुसलमानों का भी वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। एक मिनट, इसमें दो है। एक पॉलिटिकल बात जो आपने की कि राम जी का नाम भाजपा पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती है, और ये गलत है। देखिए, राम तो किसी पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी नहीं के है नहीं, सबके। और भगवान राम किस चीज के रिप्रेजेंटेटिव है? भगवान राम, राजा राम, अच्छे गवर्नेंस और राम राज्य के रिप्रेजेंटेटिव है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न चाहे। उस वचन का क्या हुआ कि मैं सालाना 2 करोड़ रोजगार दूंगा? उस वचन का क्या होगा कि मैं गरीबी को खत्म करूंगा? उस वचन का क्या होगा कि मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगा? कोविड में थी वर्तमान सरकार, लोगों के साथ नहीं थी। आज इस मुल्क में एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। आपकी जितने भी करोड़ों व्यूज है या लाखों व्यूज है, इन सब के इर्द गिर्द कोई ना कोई यंगस्टर को हार्ट अटैक हुआ होगा। सरकार ने इस पर एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दी। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, मंदिर बन गया, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन आज जो हमारे यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, क्या उस पर सरकार को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर सरकार कुछ अच्छा काम करती है, इस सरकार ने भी किया है, मंदिर बनाए, अच्छा काम किया है, उनका साधुवाद, ये अच्छा काम है। लेकिन जब मैं हार्ट अटैक का सवाल उठाता हूं, क्या मैं देश विरोधी या राम विरोधी होता हूं? बिल्कुल नहीं।
ये मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य मेरे धर्म और मेरे देश के तरफ है कि मैं ये सवाल उठाऊं। मेरे यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में हो रहा है, डांसिंग में हो रहा है, शादियों में हो रहा है, काम में हो रहा है, उस पर क्या काम कर रही है सरकार? क्यों उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? इतने पैंडेमिक के बाद हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उस पर क्यों बातचीत नहीं हो रही है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं उठ रहे हैं? आज हम लोग जब सुबह बात कर रहे थे तो किसान हमारे भाई दिल्ली की तरफ उनको निकलना है, हम बात कर रहे थे कि जाम है। अभी मैं आया तो ये सारा जाम है, हमारा जाते समय ट्रैफिक मुझे पूरा, हाँ। क्यों, अगर किसान जाना चाहते, देश में इतनी ही खुशहाली है तो किसान क्यों जाना चाहते दिल्ली? और अगर किसान जाना चाह रहे तो क्या ये मीनाक्षी लेखी जी के शब्दों में घुंडिया मवाली है कि इनको नहीं जाना चाहिए दिल्ली? क्यों आप इंटरनेट बंद कर रहे हो? क्यों उनको नहीं जाने दे रहे हो? क्यों आप कील लगा रहे हो सड़क के ऊपर? क्या किसानों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए? राम राज्य में ये कभी नहीं हुआ था। राम जी एज भगवान, एज राजा इसलिए महान थे कि वो सबको साथ में लेकर चलते थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ राम राज्य की। मुझे देवदत्त पटनायक ने कहानी बताई थी। जब राम जी लौटते तो अयोध्या में सब लोग बाहर आते अयोध्या नगरी से उनका स्वागत करने। तो फिर राम जी सबको मिलते, कहते सारे पुरुष और नर और नारी चलिए, अब हम अयोध्या में प्रस्थान करते। सब चले गए, बट जो ट्रांसजेंडर्स है वे बाहर रह गए। एक आध दिन के बाद राम जी को पता चलता है कि ये लोग बाहर है, रो रहे, तो राम जी को बहुत बुरा लगता। तो राम जी बाहर जाते, बोलते हैं आप भी आइए, आप क्यों है? तो उन्होंने कहा आपने कहा नर और नारी, तो हम कहाँ आते? तो राम जी उनके लिए भी दरवाजा खोलते, उनको बुरा लगता है। ये हमारे सनातन धर्म है, सबके लिए जगह है। इस धर्म में हम पशुओं की भी पूजा करते, सबके लिए जगह है। ये जो सबका साथ, तो क्या किसान गुंडे और मवाली है? क्या राम जी किसानों को बाहर रखते, इंटरनेट बंद करते अगर आज के युग में होते? तो ये गलत हो रहा है। इस पर अगर हम आवाज उठाते तो हम देश या धर्म के खिलाफ नहीं है, हम इंसाफ की बात करते। आप किसानों से बुरा व्यवहार करते, इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आपने 370 हटा दिया। 370 हटाया है, साधुवाद। किसानों का मुद्दा उठाना और उनके साथ जो आप गलत व्यवहार कर रहे हो वो हमारा कर्तव्य है। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ये क्या करते हैं उस पर बात करते हैं, इस पर भी बात कीजिए जहां ना इंसाफी हो रही है। भगवान राम सबको इंसाफ देते थे, सबके साथ चलते थे। ये राम राज्य है, सबको साथ में लेकर चलना, चाहे कितना भी कमजोर हो, चाहे कितना भी दुखी हो, चाहे कितना भी वो एक में हो। जब राम सेतु बन रहा था तो एक स्क्विरल भी आ जाता है राम जी के पास, कहते हैं मुझे भी मदद करना है। सबने उस स्क्विरल का मजाक उड़ाया, राम जी ने उसको भी इन्वॉल्व किया, उसके हाथ पे पीठ पर हाथ फिराया तो लाइंस आ गए। ऐसे मान्यता है स्क्विरल पे जो लाइंस है, स्ट्राइप्स है, क्योंकि राम जी ने उस पर हाथ फिराया। तो ये भी एक मान्यता है। राम जी ने एक स्क्विरल को भी साथ में रखा। तो ये चीज हमें सीखनी है और ये वर्तमान सरकार ये चीज तो कांग्रेस को भी सीखनी चाहिए, सही समय पे सही सवाल उठाना। अपोजिशन में है, करेक्ट, ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कहीं स्टैंड लेने में कांग्रेस पीछे हट जाती कहीं कहीं मुद्दों पर, क्योंकि सही समय पे सही सवाल उठाना। ये जो लेफ्टीज है ना कांग्रेस में, गलत सवाल उठाते हैं। तो भविष्य खत्म हो जाएगा कांग्रेस के अगर ये लीडर्स अलग नहीं होंगे तो। हाँ, भविष्य को में दिक्कत आएगी। हाँ। अगर ये अलग नहीं हो, इनको ये बहुत और ये किसी के नहीं लीडर्स। ये आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसमें, मतलब कांग्रेस को क्या स्टेप्स लेना चाहिए? ये कांग्रेस को वापस सेंट्रिस्ट पार्टी बनना चाहिए। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, बट ये लोग कांग्रेस को ले डूबेंगे, आप देखना। इनका कोई जनाधार नहीं, इनका कोई बेस नहीं। ये सोसाइटी का जो RWA का इलेक्शन है वो नहीं जीत पाएंगे और ये अपने आप को मास लीडर समझते हैं। इन्होंने कांग्रेस को खत्म करना है, मैं बता रहा हूँ। इस समय अगर अच्छा, आप एक चीज देखो, कांग्रेस जहां सीटें जीतती है, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। कांग्रेस 2019 का चुनाव देखते हैं या हम असेंबलीज भी देखते हैं, कांग्रेस वहां जीतती है जब उसका मेन ओपोनेंट रीजनल पार्टी है। जब बीजेपी वहां कांग्रेस हारी। लोकसभा का चुनाव देखो, और कर्नाटका में एक छोड़ते स्टेट असेंबली में, बाकी जहां रीजनल पार्टी से वहां कांग्रेस जीतती है। बट और कर्नाटका में भी JDS थी। बात यह है कि देश का जो पॉलिटिक्स है वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। यानी लोग जहां पर बीजेपी नहीं है वहां कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं, रीजनल पार्टीज को लोग बाहर कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेशनल पार्टी आए। कांग्रेस चुनाव रीजनल पार्टीज के खिलाफ जीत रही, नॉट अगेंस्ट बीजेपी, खास करके लोकसभा में। कांग्रेस की सीटें कहां से आई? हम लोकसभा की बात करें, पंजाब लास्ट टाइम, पंजाब से आई, केरल से आई, तमिलनाडु से आई। बल्क ऑफ द सीट्स 80-85% सीट्स कांग्रेस की इन तीनों स्टेट से। तमिलनाडु में उन्होंने AIDMK को हराया, केरला में लेफ्ट को हराया और पंजाब में उन्होंने अकाली दल को हराया। उस टाइम आप इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कांग्रेस रीजनल पार्टीज को हराते हैं, उसने सीट लाई। जब कांग्रेस का बीजेपी के साथ मुकाबला था, खास करते लोकसभा में, वहां कांग्रेस हार रही। बहुत उनका 8 और 9% सक्सेस रेट था, बीजेपी 92-93% सीट जीत रही है।
इसका मतलब ये है कि लोग नेशनल इलेक्शंस में, खास करके लोकसभा में, नेशनल पार्टीज चाहते हैं। ओके। अब कांग्रेस या बीजेपी चाहते हैं। बिल्कुल। रीजनल पार्टीज का नेशनल इलेक्शंस में कोई वो नहीं अब रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी अच्छा नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस नहीं है। ओके। तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा और वहां पे अधिकतर लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स टीएमसी अच्छा करेगी। बट अगर कांग्रेस वेस्ट बंगाल में मजबूत हो जाए, वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट होगा। आप इस चीज को नोट कीजिए। दिक्कत यह है कि कांग्रेस नए एरियाज में ग्रो नहीं कर रही और बीजेपी नए एरियाज में ग्रो कर रही है। तो आज जो लोग कह रहे तमिलनाडु और केरला में कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, आप इस चीज को नोट करना ब्रिज भाई, आज से 10 साल बाद बीजेपी का बेस होगा तमिलनाडु और केरला में। अच्छा। जो आज लोग कहते हैं कि बीजेपी का कोई बेस नहीं है हाँ हाँ हाँ। केरला में, तमिलनाडु में, आज से 10 साल बाद उसका बेस होगा। आप सोचिए, आज से 15 साल पहले, ज़्यादा मैं लंबे समय की बात नहीं करता हूँ, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि बीजेपी आसाम में सरकार में हो, हरियाणा में सरकार में हो? आज से 10 साल पहले क्या आप ये कल्पना कर सकते थे, 12 साल पहले, कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी महाराष्ट्र में? आज से 8 साल पहले आप ये कल्पना कर सकते थे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी नंबर 2 पार्टी होगी? हुआ है ना ये हमारी पिछले बिल्कुल। तो आप क्यों सोचते अगले 10 साल में वो केरला और तमिलनाडु में नहीं बढ़ेगी? दिक्कत ये है कि बीजेपी ग्रो कर रही है नए नए एरियाज में और कांग्रेस ग्रो नहीं कर पा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये लेफ्ट के लीडर्स जो छोटे छोटे रीजनल टाइप, क्योंकि अच्छे लीडर्स कांग्रेस के छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। वो भी एक विषय जिसके बारे में कांग्रेस को मंथन करना होगा, सोचना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव है अभी, आप कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं, सिचुएशन में, और आपको क्या लगता है अब क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, कोई भी चुनाव खत्म नहीं होता जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीजेपी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिल्कुल मानता हूं ये बात। लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस अब भी अच्छा नहीं कर सकती परफॉर्म, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उनको कुछ चीजें करनी होगी इमीडिएटली, जिसके कारण ये चेंज हो सकता है मोमेंटम। लेकिन क्या वो करेगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर वो कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए, कुछ बदलाव लाए, आज भी वे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देश में इतनी परेशानी है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। जो गैप है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना बढ़ चुका है। इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि हम देश की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी, और मैं इसमें खुश हूं कि मेरा देश दुनिया का 5वें सबसे बड़ा इकॉनमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में 127 थे, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। इसका मतलब है पैसे कुछ चुनिंदे लोगों के पास गया है, सबके पास नहीं गया। तो बहुत सारी समस्या है इस हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारी समस्या है। मैंने कहा हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है हमारे मुल्क में, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। ये कह देना कि हमने लोगों को 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत में दे दिया, जो अमाउंट है वो ठीक है, वो इंश्योरेंस हुआ, वो दिया, वो ठीक है, बट उस पेंडेमिक के लिए आप क्या कर रहे हो? वो तो इंश्योरेंस, अगर हार्ट अटैक आया तो बिल्कुल ट्रीटमेंट हो, ठीक है, बट आप उस पेंडेमिक को रोकने के लिए क्या कर रहे हो हार्ट अटैक के? हमारा देश दुनिया के सबसे ज्यादा मैल नरिश्ड देशों में है। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष और सरकार इस बात पे डिबेट करे कि हम भूखे नहीं हैं, सबको खाना मिल रहा है, लेकिन हम मैल नरिश्ड है, मिडिल क्लास मैल नरिश्ड है। सिर्फ 1800 कैलोरीज मिलने से आपके पास नरिशमेंट नहीं आता। हम प्रोटीन डेफिशिएंट है, हमारा देश प्रोटीन डेफिशिएंट है, हमारे बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमें उनके लिए प्रोटीन का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि जब तक हम स्वास्थ्य पर फोकस नहीं करेंगे और हेल्दी बच्चों को हम पैदा नहीं करेंगे, देश इकोनॉमिकली उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा। आप सिर्फ सोचिए, आप और आपके व्यूअर्स ये कल्पना करें, जो हमारे लेबर्स है, जो इर्द गिर्द हमारे पास रहते हैं, उनके बच्चे कितने मैल नरिश्ड है, स्किडिंग है, शॉर्ट है। हमारे लेबर्स को देखिए, शॉर्ट है। ये दुनिया का कुछ मुल्कों में से हमारा मुल्क है जिनका पॉपुलेशन की हाइट बड़ी नहीं है, वरना हर जनरेशन पॉपुलेशन की हाइट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे में ये प्रॉब्लम है। एवरेज ऑफ कोर्स कुछ बच्चे बहुत टॉल है वो, बट एज एन एवरेज में कह रहा हूँ, हमारे में बहुत स्ट्रॉन्ग मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हमारे देश में, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, इन पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। ये हमारे मुद्दे। अगर हमारे पास, अगर हमें इस डेमोग्राफिक का एडवांटेज लेना है, हमें एक हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, बिल्कुल, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं,
हर भाषा सीखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आपको एक ग्लोबल एडवांटेज देता है। और अगर हमें एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री बननी है तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, और गरीब के बच्चों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। ये सोचिए क्यों सारे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश जाते, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते, वो वहाँ पर कौन से भाषा में बात करते हैं? इंग्लिश में। और गरीबों को यहाँ नहीं सिखाया जाता। ये सिखाना कंपलसरी होना चाहिए इंग्लिश, तभी हम वेब 3.0 पर कुछ काम कर सकेंगे। अभी मैं आपको मिला, आपकी टीम को मिला, आज आप लोग डिजिटल में इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये अगर हमें वेब 3.0 में हमें आगे जाना है, इसके लिए हमें सर्विस इंडस्ट्री में आगे जाना है, तो हमें उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी भी उसके रूल्स क्लियर नहीं वेब 3.0 के। इन चीज़ों पे हमें बातचीत करनी होगी, नए जॉब्स यहाँ से आएंगे। बिल्कुल। वापस राहुल गांधी पे चलते हैं। इसलिए राहुल गांधी पे चल रहे हैं क्योंकि देखो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, पीएम फेस भी हैं एक तरह से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ जब वो कोई भी बयान देते हैं तो उस चीज़ का मजाक बना दिया जाता है। आप मतलब सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया जाता है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं? वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं जितनी भी मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है, पॉलिटिकल या पर्सनल, बहुत ही ग्राउंडेड, अच्छे, बहुत ही वेल रेड इंसान हैं। क्योंकि सिल्वर स्पून प्रिविलेज का आरोप लगता क्या रहता है। प्रिविलेज है राहुल गांधी पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रिविलेज है? उनकी दादी की हत्या हुई, जिन लोगों के साथ वे बैडमिंटन खेलते थे, उन्होंने उनकी दादी की हत्या की। क्या प्रिविलेज है उस लड़के के पास? उसके पिताजी की को बॉम्ब से उड़ाया गया, उसके पिताजी की बॉडी नहीं मिली, उसको सीना पड़ा। क्या प्रिविलेज है? वे जब कॉलेज में गए उनको नाम चेंज करना पड़ा, कॉलेजेस चेंज करना पड़े। ये क्या प्रिविलेज है? ये बहुत आसान है कहना प्रिविलेज है। उसने क्योंकि आरोप पे आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाने वाले भाजपा वाले, इन्होंने देश के लिए कभी जान दी है? उसके परिवार ने एक्चुअली देश के लिए सैक्रिफाइस किया है, एक्चुअली किया है। उसके पिताजी की बॉडी नहीं मिली, उसके पिताजी के बॉडी के पीसेस मिले, उस पीसेस को सीध कर लाना पड़ा। वो जो कॉलेज, उसको उनको कॉलेज चेंज करना पड़ा। मैं उनके कॉलेज के दोस्तों को जानता हूँ, बहुत क्लोजली जानता हूँ, काफ़ी दिल्ली में उनके साथ हैंग करता हूँ। कॉलेजेस चेंज करना पड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, नाम चेंज करना पड़ा। आपका नाम नहीं, आइडेंटिटी नहीं, आपके पिताजी को बम ब्लास्ट करके मार गया, आपको, आप जानते हो आप फलाना व्यक्ति हो, लेकिन आप बता नहीं सकते क्योंकि आप पे जान का थ्रेट है। आपको अचानक कॉलेज चेंज करना पड़ता अगर किसी फॉरेन देश को पता चल गया आप उस कॉलेज के अंदर हो। क्या नॉर्मल लाइफ थी? आपकी दादी, जिनके साथ आपके पास कुछ चुनिंदे दोस्त थे जो आपकी दादी के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनको मार दिया, और उसके बावजूद उनके मन में नफरत नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। वो बहुत एम्पैथेटिक इंसान है। ये प्रिविलेज कहते हैं। क्या प्रिविलेज है उनके पास? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। क्या उनको पॉलिटिकली अलग चीज करना चाहिए, वो अलग विषय है। क्या उनके पास क्या प्रिविलेज है? करना नहीं। चाहिए? अगर आप समझो सजेशन के लिए आप दे रहे हैं राहुल गांधी को सजेशन, क्या सजेशन देंगे पॉलिटिकल? उनको अलग क्या करना? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, मैंने इस पर सोचा नहीं, लेकिन मैं मन से जो आ रहा है मैं कह दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की आपकी ऑब्वियसली वो तुलना थी भी। अगर आप ऐसे देखते हो, दोनों में एज टू इंडिविजुअल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एज लीडर्स, प्रधानमंत्री जी के कुछ अच्छी बातें उनके बारे में, जैसे वो बहुत अच्छे ओरेटर है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो राहुल गांधी के भी कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है। वो यंगर है, फिटर है, मुझे लगता है ज़्यादा एम्पैथेटिक है। वो उन्होंने उनका विषयों पर बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, बहुत पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स हो, फिलॉसफी, उस पर उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों में अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट एज इंडिविजुअल्स, एज लीडर्स, इज नॉट टू मच डिफरेंस। कुछ चीज़ों पे राहुल गांधी स्कोर करते, कुछ चीज़ों पे प्रधानमंत्री। तो इट्स एन इवन फाइट। कहाँ पर प्रधानमंत्री जीतते राहुल गांधी जी के खिलाफ? प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, एकदम क्लोज कोर्ट, वो हार्डकोर पॉलिटिकल लोग हैं। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी, हार्डकोर पॉलिटिकल लोग हैं। राहुल जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे हिसाब से वो हार्डकोर पॉलिटिकल में से, मैं क्या, बहुत लेफ्ट है, बहुत वही सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो द डिफरेंस इज इन द इस चीज के अंदर बिटवीन मोदी जी एंड राहुल जी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोदी जी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्टैचर, बट राहुल जी स्कोर्स ऑन मेनी पॉइंट्स, फिटनेस, ऑन अदर थिंग्स, एम्पैथी, ऑन जिस तरह से उन्होंने, उनका इकोनॉमी में ज्ञान है, अलग चीज़ों पे जो कॉन्वर्जेशंस वे कर सकते हैं, जो उन्होंने पढ़े हैं ज़्यादा, जो किताबें उन्होंने पढ़ी, जिन चीज़ों पे वो बोल सकते हैं, वेरी गुड।
दूसरा चीज़ जहाँ उनको प्रधानमंत्री जी से वे पीछे है, प्रधानमंत्री स्पीचेस बहुत अच्छे पॉलिटिकल देते हैं। राहुल जी को पॉलिटिकल स्पीचेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा मेरे हिसाब से। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं उदाहरण से बात करूँगा ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए। जब राहुल जी सस्पेंड हुए, वापस पार्लियामेंट में आए, तो उसके बाद हुआ था मणिपुर का नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस लेकिन मुद्दा था मणिपुर, और राहुल जी बोल रहे थे। सारी देश की मीडिया राहुल जी की तरफ देख रही थी क्योंकि वो सस्पेंशन के बाद वापस आए और पार्लियामेंट में बोलने वाले थे। इसमें दो चीज़ हुआ, एक मीडिया मैनेजमेंट। राहुल जी बोले करीबन 12 बजे। आप देखो, जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते या अमित शाह जी पे बोलते शाम को बोलते प्राइम टाइम में, तो या तो प्रधानमंत्री जी 5 बजे बोलते या तो 8 बजे बोलते, बिल्कुल, ताकि प्राइम टाइम डिबेट में प्रधानमंत्री छाए रहे, अमित शाह जी छाए रहे। अमित शाह जी ने, राहुल जी ने बोला 12 बजे, तो उनका स्पीच जो, और उसके बाद अमित शाह जी बोले 5 बजे उसी दिन, तो डिबेट हो गया। तो अमित शाह जी प्राइम टाइम पे छा गए। एक तो मीडिया मैनेजमेंट, दूसरा उस स्पीच के अंदर मुझे लगता है राहुल जी ज़्यादा अगर प्रिसाइज रहते मणिपुर पर और ज़्यादा प्रिसाइज सवाल उठाते, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता, जिससे गौरव गोगोई ने उठाया था। उदाहरण के तौर पर, ये पहली बार इस देश में हुआ है कि इतने सारे 4600 के करीब AK-47 या असॉल्ट वेपन्स लिए गए दोनों ग्रुप से, और जिन ग्रुप्स ने लिया उन्होंने अपना आधार कार्ड छोड़ते गए। आज भारत की सेना क्या कह रही है कि मणिपुर जैसी स्थिति ना कश्मीर में थी ना पंजाब में, कभी नहीं। आज के बाद हम कितने वीडियोस आए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे नेशनल हाईवेज को कंट्रोल कर रहे। पंजाब और कश्मीर में भी इंसर्जेंसी थी, हाईवेज को कभी कंट्रोल नहीं किया गया। हमारी आर्मी के लोगों को पीछे जा रहे। हालांकि आसाम राइफल्स जो एक यूनिट है, बट उसमें आर्मी के लोग हैं, वो चाहते तो 1 घंटे में ख़त्म कर सकते इस चीज़ को, पॉलिटिकल विल नहीं। ये सवाल उठाते कि चीफ मिनिस्टर मणिपुर के ट्वीट्स क्यों डिलीट किए गए, किस तरह के ट्वीट्स किए गए, ये स्पेसिफिक सवाल उठाते। अगर इस घटना के पीछे पड़ोसी मुल्क है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी पर आती है, गृह मंत्री जी पर नहीं। वो स्पेसिफिक सवाल उठाते। ये स्पेसिफिक सवाल उठाते कि जब उन 2 महिलाओं को परेड करवाया गया कपड़े उतारकर, ये घटना थी मई की शुरुआत, मई 4, मई 5, और मई 28 को गृह मंत्री साहब गए थे मणिपुर 4 दिन के लिए। तब FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? FIR तब दर्ज हुई जब वीडियो बाहर आया। ये स्पेसिफिक सवाल उठाते हैं, बीजेपी बैकफुट पे होती है। अच्छा, 2-3 सवाल लूंगा जो आप 1-2 लाइन में ही जवाब दीजिएगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में, दोनों में से कौन सा बेटर लीडर है? दोनों में तो दोनों बढ़िया लीडर है, कोई इसमें आप कहते हो एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में चुनो, दोनों हाथ को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में PM कौन बनेगा? लग रहा है PM मोदी बनेंगे, वो ऑब्वियस बात है क्योंकि लग रहा है। और अगर PM मोदी PM बनते तो पूरे 5 साल वो रिटायर नहीं हो गया, वो उनके लिए वो लागू नहीं होगा। क्या मार्गदर्शक मंडल, वो उनके लिए नहीं होगा वो तो। अच्छा, कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी में कौन सा आपको मिनिस्टर ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी, विदाउट डाउट। क्यों? थोड़ा नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी। नितिन गडकरी जी जो हाईवेज बना रहे, जो काम करे, मैं कभी नितिन गडकरी जी के मुंह से एक नेगेटिव शब्द नहीं सुना आज तक। मैं उनको हालांकि महाराष्ट्र से जानता हूँ, और कभी भी इतनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हुए, इतनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स कभी आपने सुना है? नितिन गडकरी जी कहते पैसा नहीं, ये नहीं है, बढ़िया पॉलिटिक्स करते। राजनाथ सिंह जी भी बढ़िया पॉलिटिक्स करते, इतने अच्छे इंसान है वो। और एक अच्छा लगता है, एक स्टैचर है डिफेंस मिनिस्टर का, रक्षा मंत्री का। और इतने वो, आप देखिए हाउस में भी जब बात करते इतनी अच्छी रीत से बात करते हैं, वो इतने डिसेंटली बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी फैबुलस लीडर्स है, और भाजपा के वे ओरिजिनल लीडर्स थे। ओरिजिनल मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पुराने अडवाणी जी के समय के लीडर्स। समय हो चुका है काफ़ी, अभी हमें भी वाइंड अप करना है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, आपने अपनी बात भी रखी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।